साथियों, पेशवा बाजीराव के साथ सब्सिडियरी संधि करने के बाद अंग्रेज अब किसी भी तरह सिंधिया को तोड़ना चाहते थे और उसके राज्य को अंग्रेजी राज में मिला लेना चाहते थे। इसके लिए अंग्रेज चाहते थे कि दौलत राव सिंधिया भी उनके साथ सब्सिडियरी संधि स्वीकार करे, या तो छल के साथ या कपट के साथ या युद्ध के साथ। किसी भी तरीके से वो दौलत राव सिंधिया को हराना चाहते थे। इसी क्रम में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने दौलत राव सिंधिया पर एक झूठा आरोप लगाया था कि दौलत राव सिंधिया के राज में फ्रांस की एक सेना रहती है। धीरे धीरे यहाँ तक कहा जाने लगा कि सिंधिया के राज में जमुना के तट पर फ्रांसीसियों की एक बाज़ाब्ता बस्ती है, जिसमें कप्तान पैरा के अधीन 14,000 सशस्त्र फ्रांसीसी सेना रहती है। गवर्नर जनरल ने जनरल लेक को एक अत्यंत महत्वपूर्ण पत्र लिखा था। इस पत्र में मार्क्विस वेलेस्ली ने लिखा था कि इन सब बातों पर फिर से नज़र डालते हुए आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान की उत्तर पश्चिम सरहद पर सिंधिया और बरार के राजा के साथ युद्ध करने के सबसे अधिक लाभदायक नतीजे मेरी राय में ये होंगे कि जमुना के किनारे जो फ्रांसीसियों की बस्ती है उसका और उसके तमाम फौजी सामान का नाश हो जाएगा। दूसरा यह होगा कि जमुना तक कंपनी का इलाका बढ़ा लिया जाएगा और उसके साथ जमुना के पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर आगरा, दिल्ली और दूसरी छावनियों के एक काफ़ी लंबे सिलसिले पर कब्जा कर लिया जाएगा। तीसरा यह होगा कि मुगल सम्राट की नाम मात्र की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया जाएगा। चौथा यह होगा कि जमुना के दक्षिण और पश्चिम में जयनगर से लेकर बुंदेलखंड तक तमाम छोटी छोटी रियासतों के साथ एक समान ढंग की उपयोगी संधियां कर ली जाएंगी। और पांचवां कि बुंदेलखंड को कंपनी के राज में मिला लिया जाएगा। साथियों, इस जमुना के किनारे की फ्रांसीसी बस्ती के विषय में सबसे पहली ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस समय तक अंग्रेज़ों का जो कुछ पत्र व्यवहार या जो कुछ बातचीत सिंधिया के साथ हो रही थी उसमें इस फ्रांसीसी बस्ती या फ्रांसीसी खतरे का कहीं नाम तक नहीं लिया गया था। इसके अतिरिक्त इस फ्रांसीसी बस्ती की असत्यता के विषय में सर फिलिप ने इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के सामने कहा था कि मुझे मालूम है कि मराठों के खिलाफ एक बड़ी दलील यह दी जाती है कि वे हमारे प्रभुत्व को नुकसान पहुंचाने के स्पष्ट विचार से अपने यहाँ फ्रांसीसी अफसर रखते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि कप्तान पैरा के अधीन 14,000 फ्रांसीसी सेना मौजूद है। सेना के अस्तित्व का हमारे पास अणु मात्र भी सबूत नहीं है। वास्तव में अत्यंत बारीकी के साथ खोज करने के बाद पता लगा है कि पूरी मराठा सेना में 12 से ज़्यादा फ्रांसीसी अफसर नहीं हैं। सिंधिया की ज़रा भी इच्छा नहीं है कि अपने राज्य के अंदर किसी फ्रांसीसी सेना को आने तक दें। सब जानते हैं कि अपने राज्य के किसी भाग में भी सिंधिया किसी विदेशी सेना को रहने देने के विचार तक से घृणा करता है। साथियों, इसी बीच इंग्लिस्तान के भारत मंत्री लॉर्ड कासलरी के 2 पत्र मार्क्विस वेलेस्ली के पास आए थे, जिनमें साफ लिखा है कि अंग्रेज़ों को उस समय भारत में फ्रांस से किसी तरह का कतई भय नहीं था और न आइंदा किसी फ्रांसीसी हमले की संभावना थी। इतिहास लेखक जेम्स मिल ने भी अपने इतिहास में इस फ्रांसीसी खतरे के झूठ और बनावटीपन को बड़ी योग्यता और विस्तार के साथ दर्शाया है। ठीक इसी बहाने का मार्क्विस वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को कुचलने के लिए उपयोग किया था। वास्तव में इस तरह के झूठ अधिकतर ब्रिटिश भारतीय इतिहास को भावी पढ़ने वालों की दृष्टि में कलंक रहित दिखाने के लिए गढ़े जाते थे और इन सब झूठों को वर्तमान पीढ़ी सच मान रही है। किंतु इस दूसरे मराठा युद्ध का वास्तविक उद्देश्य इस पत्र की दूसरी से लेकर 5वें तक 4 मदों के अंदर साफ नजर आता है। उद्देश्य केवल ब्रिटिश साम्राज्य पिपासा को शांत करना था। वेलेस्ली इस समय सिंधिया और बरार के अत्यंत उपजाऊ और मालामाल इलाकों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेने के लिए लालायित था और ये सब बहाने एक दूसरे के बाद इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गढ़े जा रहे थे। 28 जुलाई 1803 को गवर्नर जनरल ने फिर जनरल लेक को एक अत्यंत गुप्त और गूढ़ पत्र में लिखा था कि आप सिंधिया से लड़ने के उद्देश्य से उसकी सरहद पर जगह जगह फौज जमा करने का उचित प्रबंध कर लें, किंतु यह सब काम इस तरह किया जाना चाहिए कि शत्रु सावधान नहीं होने पाए। इस पत्र के साथ ही मार्क्विस वेलेस्ली ने जनरल लेक को एक दूसरा अलग पत्र भेजा था, जिसमें विस्तार से उसने जनरल लेक को आदेश दिया था कि सिंधिया के आदमियों को किस तरह अपनी ओर फोड़ा जाए। यह पत्र वेलेस्ली के छपे हुए पत्रों में मौजूद है और पाश्चात्य कूटनीति का एक सुंदर नमूना है। साथियों, जो मांगे इस समय अंग्रेज रेजिडेंट कर्नल कॉलिंस सिंधिया के सामने पेश कर रहा था,
उनके विषय में 2-3 बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। एक यह है कि कॉलिंस सिंधिया से अपनी राजधानी लौट जाने के लिए कह रहा था, किंतु इस लौटने के लिए एक बार भी कोई मियाद नियत नहीं की गई थी और महाराजा सिंधिया के अपने अनुयायियों और सामान के साथ तुरंत राजधानी लौट जाना इतना सरल नहीं था, क्योंकि आज की तरह उस समय ट्रेन और प्लेन तो नहीं थे। दूसरा यह कि कॉलिंस की एकमात्र मांग सिंधिया के लौट जाने की ही थी। कॉलिंस के पत्रों से पता चलता है कि उसकी मांगें प्रतिदिन बढ़ती और बदलती चली गई थी, यहाँ तक कि इन दोनों नरेशों से उसी समय लौटने के लिए भी कहा जा रहा था और उसी समय उन पर यह भी जोर दिया जा रहा था कि आप दोनों कंपनी के साथ सब्सिडियरी संधि कर लें। तीसरी बात यह है कि ये दोनों मराठा नरेश इस समय तक अपने ही इलाके के अंदर थे। कॉलिंस का व्यवहार महाराजा दौलत राव के साथ अत्यंत अशिष्ट होता चला गया था और दौलत राव बराबर उसे धैर्य और शांति की सलाह देता रहा था। असलियत यह थी कि अंग्रेज़ किसी न किसी तरह सिंधिया को भड़काकर युद्ध छेड़ना चाहते थे और सिंधिया अभी तक शांति के स्वप्न देख रहा था। उसके बाद 4 जुलाई सन 1803 को दौलत राव सिंधिया, राघोजी भोंसले और कर्नल कॉलिंस तीनों की भेंट हुई थी। उससे प्रकट है कि अभी तक इन दोनों मराठा नरेशों को बसई की संधि की शर्तों का पूरी तरह पता नहीं था। दोनों भोले भारतीय नरेशों ने इस भेंट के समय सच्चे मन से कंपनी के साथ मित्रता और शांति कायम रखने की इच्छा प्रकट की थी। इसी बातचीत के अनुसार 6 जुलाई को गवर्नर जनरल के नाम 3 पत्र लिखे गए थे, एक कर्नल कॉलिंस की ओर से और एक महाराजा सिंधिया और राजा राघोजी भोंसले की ओर से। साथियों, सिंधिया और भोंसले ने अपने पत्रों में साफ कह दिया था कि हम न पूना जाने वाले हैं, न अजंती घाट के उस पार जाएंगे, न हमारा इरादा यह है कि अंग्रेज़ों और पेशवा के बीच बसई में जो संधि हुई है उसमें हम किसी तरह का दखल दें। सिंधिया के पत्र के उत्तर में वेलेस्ली ने सिंधिया को फिर लिखा था कि आप शीघ्र अपनी राजधानी वापस लौट जाइए, अन्यथा मित्रता नहीं रह सकती। इस पत्र में भी वेलेस्ली ने जानबूझकर सिंधिया के लौटने के लिए मियाद नियत नहीं की थी। इसका कारण मार्क्विस वेलेस्ली ने स्वयं अपने 17 जुलाई सन 1803 के पत्र में कर्नल क्लॉज को लिखा था कि मैंने दौलत राव सिंधिया के लौटने के लिए मियाद इसलिए नियत नहीं की है क्योंकि लड़ाई शुरू करने का समय मैं अपने ही दिल के अंदर रखना चाहता हूँ, जिससे लाभ यह है कि मुझे पहले वार करने का मौका मिलने की अधिक संभावना है। 11 जुलाई 1803 को गवर्नर जनरल ने अपनी काउंसिल की एक विशेष बैठक की थी। इसी के अगले दिन बार्लो ने एक खास पत्र लिखकर गवर्नर जनरल के सामने पेश किया था, जिसमें लिखा था कि हमें हिंदुस्तान में एक भी देसी रियासत ऐसी बाकी नहीं रहने देनी चाहिए जो कि या तो अंग्रेज़ों की ताकत के सहारे खड़ी न हो और या जिसका समस्त राजनीतिक कारोबार पूरी तरह अंग्रेज़ों के हाथों में न हो। साथियों, इस वीडियो से आपको अंग्रेज़ों की चालों का अंदाज़ा लग पा रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।